Hello students, welcome to Maluka IAS. Through these videos on history optional, we are discussing certain topics of history with you in order to let you know just an idea as to how we'll proceed in the classes and what will be the quality of our classes. And with respect to notes, I would assure you that whatever we are going to do, holistically हम लोग इसको करने वाले हैं और हमारे जो नोट्स होंगे वो भी बहुत ही होलिस्टिक वे में हम आपको प्रिपेयर करके देने वाले हैं एंड दैट यू विल नीड नॉट टू रेफर टू एनी अदर बुक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग ऑल्सो we will be doing daily answer writing practice and we'll also be doing the past year question papers as well as new questions will be given from our side to you people and we'll give personal attention to each of the students. So let us begin with the new topic today, which is Mauryan period. In Mauryan period, today we are going to discuss the sources or the evidences of the Mauryan period. तो कहाँ से information हम gather करते हैं to study about the Mauryan period, about all the kings, about the social, political and economic changes of this time. So, आपको broadly मैं समझाऊं अगर तो sources या evidences की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास broadly 3 category of evidences या sources रहेंगे. पहला category जो हमारे पास रहेगा, it is called archaeological evidences. Second category with us is literary evidences and third category with us is numismatic evidences. हम कोई भी टॉपिक की बात करें, किसी भी टॉपिक के बारे में जब भी हम बात करेंगे, we will always talk about these 3 types of evidences: archaeological, literary as well as numismatics. अब देखो numismatics क्या है? Coins का स्टडी है. Now coins का स्टडी ये जो है, obviously इसको देखने में ऐसा ही लग रहा है कि archaeological evidence है, but ये अपने आप में इतना बड़ा कैटेगरी है कि हम इसको अलग से पढ़ते हैं. Correct? All right. So in archaeological evidences, we are going to study जितना भी physical form के अंदर हमें evidences मिले हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे. Literary form में जितना भी written form में हमें evidences मिले, कोई text मिला है हमें, उस समय का मिला, थोड़ा उसके बाद के समय का मिला, या फिर हमें कोई inscriptions मिली हैं, that we are going to talk in literary evidences. And numismatics, like I said, we will study about the coins. As coins are one of the very, very important source of information for us. वो बताते हैं कि उस समय का आर्ट एंड कल्चर किस तरह का था, वो बताते हैं वहाँ का धर्म किस तरह का था. कॉइन्स आपको बताएंगे कौन कौन से मेटल्स उस टाइम पे प्रेजेंट थे और बहुत सारी चीज़ें. वहाँ का इकोनॉमिक बैकग्राउंड किस तरह का था, इकोनॉमिकली कितने ज़्यादा वेल ऑफ वो लोग थे. सो कॉइन्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वहाँ की सोशल सिस्टम के बारे में जानने के लिए, पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक सिस्टम. आप देखो कॉइन जो है वो एक अथॉरिटी डिफाइन करता है. सो अगर आपकी अथॉरिटी है एक एरिया में, तभी आप अपने नाम का जो सिक्का है, अपने नाम का जो कॉइन है, करेंसी, वो आप चलाएंगे. सो महाजनपद पीरियड था वो पहला पीरियड जब कॉइन्स जो थे वो पहली बार आ चुके थे और अब से हर पीरियड के अंदर हम इन कॉइन्स को देखने वाले हैं. सो वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ सोर्सेज दैट वी विल सी इन द मौर्यन पीरियड, जहां से हमें नॉलेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट मौर्यन एम्पायर. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. Archaeological evidences में you can have certain artifacts. Artifacts can be of many types. They can be certain sculptures. Statues हो सकते हैं, कोई terracotta images हो सकती हैं, stone के भी हो सकते हैं. So we will study all of them कि कौन कौन से artifacts हमें मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड मिले. यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियड में हमें मिले रिंग वेल्स, तो ये बता रहा है हमें कि कितना प्रॉपर तरीके से इन्होंने अपना सिस्टम जो था
ड्रेनेज सिस्टम कितने बढ़िया तरीके से बनाया था। हम यहाँ पर पिलर्स को भी देखते हैं, रॉक एडिक्ट्स को देखते हैं। सो लाइक वी हैव स्टडीड इन आवर जीएस कि अशोका जो थे उन्होंने काफी सारे पिलर्स बनवाए थे। नाउ पिलर्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? पिलर्स डिपिक्ट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल अथॉरिटी कितना था, कहाँ तक था अशोका का अथॉरिटी, टेरिटरी उसकी कहाँ तक थी, कहाँ तक उसके रिलेशनशिप्स थे, कौन से कंट्री तक जाकर उन्होंने रिलेशन बिल्डअप किया, उसके ऊपर क्या मैसेज उन्होंने लिखवाया, इसकी बातें भी हम करेंगे। तो पिलर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, इसके बाद हमें बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें, मान लीजिए आप कोई छोटे मोटे टुकड़े मिल गए, आपको यहाँ पर कोई पॉटरी मिल गई या पॉटरी के टुकड़े मिल गए, समटाइम्स आपको पूरा पॉट नहीं मिलेगा। सो ये सब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। ऑल्सो ज्वेलरी, किस तरह के वहाँ के ज्वेलरी हुआ करती थी, कैसा पहनावा लोग पहनते थे, मेन भी ज्वेलरी पहनते हैं, विमेन भी ज्वेलरी पहनती हैं, ये हमें बताएगा वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरह से लोगों का लाइफस्टाइल था, फैशन सेंस किस तरह का था। सो इस तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें ये बात पता लगी। और यहीं पे वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द न्यूमिज्मेटिक्स। न्यूमिज्मेटिक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर PMCs, दैट इज पंच मार्क्ड कॉइन्स वर यूज्ड। पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है ये पहले से ही बनने शुरू हो चुके थे एंड दे वर ट्राइमेटालिक, दैट इज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, तीनों में हमें ये मिले। महाजनपद पीरियड से ही बनने शुरू हो गए, इस पीरियड तक ये यूज हुए एंड इसके ऊपर सिंबल्स बने होते थे वो ऑफ द रिस्पेक्टिव महाजनपदास। तो मॉडर्न पीरियड के जो रिस्पेक्टिव सिंबल्स होंगे वो इस पर बने होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर रिलेटेड सिंबल्स देखते हैं, ट्री इन रेलिंग्स, वी ऑल्सो सी पीकॉक्स, हमें यहाँ पे क्रिसेंट दिखाया जाता है, क्रिसेंट ऑन आर्चेस। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ऐसे बना होगा और ऊपर इस तरह से क्रिसेंट, ये एक सिंबल मिला है हमें कॉइन्स के ऊपर। Now these symbols are related to Buddhism. कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन जो है, स्पेशली दिस वन, ये डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे धर्म किस तरह का था, मतलब सिक्के ने आपको बता दिया। और जितने मेटल्स का ये बना है ये आपको बता रहे हैं कि कितने तरह के मेटल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर मान लो हम इनका ज्योग्राफिकल पोटेंशियल अगर देखते हैं, स्ट्रैटेजिक एरिया इनका देखते हैं, तो ज्योग्राफी जो है वो कितना ज़्यादा हमें यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। मान लो कॉपर यहाँ मिलता भी है कि नहीं, लेट अस से यहाँ कॉपर नहीं मिलता, तो ये कॉपर कहीं से इंपोर्ट करते होंगे, इस बात की जानकारी हमें यहाँ से मिली कि अगर कॉपर का कॉइन मिल रहा है लेकिन जगह ऐसी है जहाँ पे कॉपर नहीं मिल सकता, तो मतलब इंपोर्ट किया होगा। सो इस तरह से इनका ट्रेड एंड कॉमर्स का जो आइडिया है वो भी हमें यहाँ से मिल जाता है। जितने ज़्यादा करेंसी आपको मिलेगा, जहाँ तक आपको करेंसी मिलेगा, वो ये बताएगा कि हमारा कॉन्टैक्ट्स कहाँ तक थे, हमारा ट्रेड कहाँ तक था। करेक्ट? सो दैट इज हाउ कॉइन्स आर इम्पोर्टेंट। तो ये हम बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं, सिक्के को देखेंगे, प्रॉपर उसको स्टडी करेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉइन्स के थ्रू हमें पता लग सकता है। आफ्टर दैट we will see the literary evidences of Mauryan Empire. Now literary evidences can also be divided into two parts. One can be foreign sources, मतलब कोई बाहर के लोग हमारे यहाँ पर आए, they wrote something about us, so that becomes a source of information for us because वो उस contemporary time के लोग थे, उन्होंने वो समय के ऊपर लिखा है. So this becomes important. And other sources are Indian sources, जो यहाँ पर लिखे गए। ये भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये कंटेम्पररी होंगे, मतलब उसी वक्त पे जो लोग प्रेजेंट हैं वो लिख रहे हैं, या फिर फ्यूचर के अंदर, मतलब लेट अस से कि मौर्यन एम्पायर की बात हम कर रहे हैं, सो प्रोबेबली द पीपल फ्रॉम पोस्ट मौर्यन एम्पायर और द पीपल फ्रॉम गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड मस्ट बी राइटिंग सम स्टोरी अबाउट द मौर्यन पीरियड। तो इस तरह से भी हो सकता है। सो अगर मैं फॉरेन की यहाँ पर बात करूँ, मौर्यन पीरियड से रिलेटेड वी विल स्टडी अबाउट द ग्रीक
सोर्सेस। बहुत सारे ग्रीको रोमन राइटर्स यहाँ पर आए, जिसमें से मेगास्थनीज जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने किताब लिखी कौन सी? इंडिका। इसके अलावा बहुत सारे और लोग जैसे कि स्ट्रैबो, जो मेगास्थनीज को आगे फॉलो करते हैं, प्लिनी आ गए एंड मेनी अदर्स। तो इस तरह से काफी लोग हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कंटेम्परेरी अगर इंडियन सोर्सेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे बड़ा टेक्स्ट जो हमारे सामने है जी, दैट इज अर्थशास्त्र, बिलीव्ड टू बी रिटन बाय कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा गया, विष्णुगुप्त भी कहा गया। इसके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, दैट वी विल जस्ट डिस्कस। लेट मी कंप्लीट दिस नाउ। अर्थशास्त्र हो गया एक। सेकंड आपके पास आ गई यहाँ पे अशोका की इंस्क्रिप्शंस, जितने रॉक एडिक्ट्स उन्होंने लिखवाए, पिलर एडिक्ट्स, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखवाया है वहां पिलर्स या रॉक्स के ऊपर, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। दैट विल टेल अस कि किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर था। अगर अशोक ये लिखवा रहे हैं कि मैं आपका पिता हूं और आप मेरे बच्चों के समान हैं, सो आई एम लाइक योर फादर फिगर, सो आप देखो कि किस तरह का प्रोजेक्ट करना चाहता है राजा अपने आप को। अशोका की धाम पॉलिसी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो, you need to know about these inscriptions. This is very very important for us. एक एक रॉक एडिक्ट, एक एक पिलर एडिक्ट को हम लोग देखने वाले हैं, एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर द मैप्स। एक एक चीज को हम मैप पे देखने वाले हैं, कहां कहां पर अशोका के पिलर्स थे, कहां रॉक एडिक्ट्स थे, कहां मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट्स, एवरीथिंग इन डिटेल। हम सब इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, रॉक एडिक्ट 1 पे क्या लिखा था, 2 पे क्या लिखा है, 3 पे क्या लिखा है, और उसको रिलेट करेंगे विद द इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, वी वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस ओवर देयर, तो यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि हम क्लास में जरूर देखेंगे। ओके जी, जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे। जैसे अपने एडिक्ट्स के अंदर अशोका बात करते हैं कि आपको वायलेंस नहीं करना चाहिए, नॉन वायलेंस का वो यहाँ पर उपदेश देते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप ऐसा ना करें। He talks about that you should treat a Brahman with respect. अब ब्राह्मण यहाँ पे कौन है? ब्राह्मण यहाँ पे टीचर है, not just a section of people. He asks people, he requests people to treat your servants with respect also. उनको भी dignity से आप रखें अपने घर के अंदर, इतनी बात उनकी। To respect your elders, to keep your mind very peaceful. You should be content. Conscience आपका जो है वो जागना चाहिए। ऐसी सभी बातें अशोका ने इंस्क्रिप्शंस में अपने लिखी, जहां से हमें धाम पॉलिसी जो है अशोका की वो बहुत ही क्लियर नजर आती है। आफ्टर दैट वील टॉक अबाउट द सोर्सेज दैट आर नॉट कंटेम्पररी, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे पास बुद्धिस्ट टेक्स्ट आते हैं, जैसे कि दीपवंसा है, महावंसा है, दिव्य वंदना है। So a lot of them, whatever do they talk about Ashoka और चंद्रगुप्त मौर्य, we'll talk about it, कि किस तरह से ये बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, किस तरह से वो थ्रोन पर आके बैठे, किस तरह से अशोका जो थे कलिंग का वॉर लड़ने के बाद धाम को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो नॉन वायलेंस का पाथ अडॉप्ट कर लेते हैं, इसके बारे में इनमें लिखा गया। देन वी विल स्टडी अबाउट द जैन टेक्स्ट। जैन टेक्स्ट हैं हमारे पास, जहां पर सारा स्टोरी लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से जैनिज्म में कन्वर्ट होते हैं, क्या उन्होंने किया, सलेखना कैसे प्रैक्टिस किया, एवरीथिंग रिटन, सोर्स ऑफ एविडेंस। आफ्टर दैट वी हैव पुराणास आल्सो। पुराणाओं के अंदर भी बात हुई है चंद्रगुप्त मौर्य की और मौर्यन पीरियड की। अब पुराणास के अंदर भी देखो यहाँ पे अलग अलग बातें होंगी। कोई कहते हैं पुराणास में एक सेक्शन कहता है कि 13 किंग थे, एक सेक्शन कहता है कि 9 किंग थे। तो आपको ये समझना होगा कि लिटरेरी टेक्स्ट जो भी बात कह देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी बात सच हो, जरूरी नहीं। दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिसन हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हिस्ट्री के अंदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और लिटरेरी एविडेंस का एक साथ बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हिस्ट्री के अंदर अगर हम कोई भी चीज को प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ जी ये बात 100% ट्रू थी, so that can only be proved after we have ensured कि archaeological evidence और literary evidence हमारा same direction के अंदर बात कर रहा है। Because sometimes ऐसा होगा कि literary evidence कोई और बात करेगा और archaeological evidence के अंदर शायद वो चीज absent ही हो,
सो ऐसे केस के अंदर हिस्ट्री के अंदर डिस्प्यूट्स आते हैं, जहां पर हिस्ट्री डिस्प्यूटेड रहती है, मतलब हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिलता कि क्या हुआ था एक्चुअल में। एंड सिंस वी आर, यू पीपल आर स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, तो हम लोग इसको इसी तरह से पढ़ने वाले हैं। अगर कोई डिस्प्यूट आएगा, हम उस डिस्प्यूट का डिस्कशन पूरे तरीके से करेंगे, ठीक है जी। सो जैसे मैंने आपको पुरानास के अंदर बताया, ऑल्सो वी हैव अ तमिल मामुलनार करके, देयर इज अ पर्सन, तमिल स्कॉलर है, तमिल पोइट है, तो इनके में भी पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, या जो मौर्यन एम्पायर था, वो रीच कर गया था साउथ तक। तो अशोका के पीरियड के बारे में बात करते हैं कि इतना साउथ में पहुंच चुके थे वो लोग, कर्नाटका तक, मैसूर तक जाकर उन्होंने अपने किंगडम को, अपने एम्पायर को रादर फैलाया था। तो इस तरह से हम अलग अलग सोर्सेज के बारे में बात करेंगे और हर एक का डिटेल करने वाले हैं हम यहाँ पे। अर्थशास्त्र के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो बहुत डिटेल में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। इट इज द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, किस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो बनाया गया, मॉडर्न एम्पायर का बेस क्या है, दैट इज क्लियर फ्रॉम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के ऊपर भी बहुत सारे सवाल हैं कि क्या ये सच में किसी कौटिल्य नाम के व्यक्ति ने लिखा, क्या कौटिल्य सच में चाणक्य ही थे या कोई और था। सो मेनी पीपल हैव डिस्कस्ड ऑन इट। हमारे पास एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है थॉमस आर ट्रूमन। तो थॉमस ट्रूमन ने ये बात कही कि हमें डाउट है ऐसा कि 2-4 लोगों ने लिखा है अर्थशास्त्र को, देयर इज नॉट वन पर्सन। सो वील स्टडी अबाउट दीज पीपल कि किस तरह से वो एनालिसिस करते हैं अर्थशास्त्र का। तो ये क्लैरिटी हमें कब होगी, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्लासेस के अंदर हम इसको देखेंगे कि अर्थशास्त्र में कौन ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, अर्थशास्त्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड से काफी पहले लिखा जा चुका था, और किस तरह से ये चीजें को हम सपोर्ट करेंगे और किस तरह से हम चीजों को नेगेट करेंगे। ये सारे एविडेंसेस की बात हम क्लास में करेंगे जरूर, ठीक है जी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अर्थशास्त्र को कहा गया, कुछ लोग ऐसा मानते थे कि कौटिल्य का नाम, क्योंकि इसके अंदर लिखा है, इट इज रिटन देयर दैट समबडी सो कॉल्ड कौटिल्य, जिनको कौटिल्य को चाणक्य के साथ रिलेट किया गया, बिकॉज चाणक्य ही ऐसे एक स्कॉलर पर्सन थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे प्रेजेंट थे। तो उन्होंने कहा ये कौटिल्य ने लिखा है। ऑपोजिशन में कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि कहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का नाम अर्थशास्त्र के अंदर लिखा गया, कहाँ ये लिखा गया कि मौर्यन एम्पायर है ऐसा, और वो इमेजिन, मतलब वो आगे प्रिस्क्राइब कर रहा है, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर कि एक एम्पायर को कैसा होना चाहिए। इट इज द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। सो अर्थशास्त्र इज साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट कि एक एम्पायर को चलाने का तरीका क्या होना चाहिए, एक एम्पायर को चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे एक राजा को होना चाहिए, कैसे एक राजा को होना चाहिए, कैसे एक प्रजा को होना चाहिए, कैसे उसके मिनिस्टर्स को होना चाहिए, सारा का सारा वर्किंग समझाया। तो फिर कहा गया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अर्थशास्त्र जो हो वो कोई पहले का टेक्स्ट हो, क्योंकि उसके अंदर बातें होती हैं गणसंघ की भी, और गणसंघ की बातें इसी पीरियड में हो सकती हैं। महाजन पीरियड जब शुरू हुआ और अब ये चीजें क्योंकि चल रही हैं, आजीविका सेक्टर इसी वक्त पे राइज होते हैं, तो कहते हैं ज्यादा पुराना ये टेक्स्ट नहीं है, ये आसपास ही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब थे तो इन्होंने कहा तब ये चीज थी। मेगास्थनीज के बारे में आया, मेगास्थनीज और अर्थशास्त्र कई बार कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो अब हम मेगास्थनीज की माने या हम अर्थशास्त्र की माने। मेगास्थनीज जैसी बातें लिख रहा है, अर्थशास्त्र नहीं मेंशन करता मौर्यन एम्पायर के बारे में, मेगास्थनीज करता है, क्योंकि मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। तो मेगास्थनीज की कही हुई बातें क्या सच हैं, इस पे बहुत बड़े सवाल है, क्या अर्थशास्त्र को माने या मेगास्थनीज को माने। तो हमने कहा कि मेगास्थनीज जो हैं वो उसी वक्त पे आए हुए पर्सन थे जिनका हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन में कोई कमी आ गई हो, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि जब वो बोलते हैं कि स्लेवरी नहीं था, मॉडर्न टाइम पीरियड पे स्लेवरी ही नहीं था, ऐसे उन्होंने कहा, जो कि अर्थशास्त्र बिल्कुल नेगेट कर रहा है, क्योंकि स्लेवरी वाज प्रेजेंट। 10 तरीके के स्लेव्स के बारे में अर्थशास्त्र लिखता है, राइट। सो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शंस जो भी होंगी हम लोग उसको क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, एंड इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो दीज वर द सोर्सेस ऑफ मॉडर्न पीरियड, लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल और न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस को हमने देखा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर टॉपिक।
थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।